जादुई झोपड़ी में महल। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था छायापुर। यहाँ सिर्फ 40 घर थे और हर घर की अपनी एक कहानी थी। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जो सबके बीच में फुसफुसाहट बन चुकी थी, जादुई झोपड़ी। झोपड़ी गांव से थोड़ी दूरी पर एक सूखे बड़ के पेड़ के नीचे बनी थी। बहुत पुरानी थी, मिट्टी और लकड़ी से बनी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो कभी टूटी नहीं। बरसों से गांव के लोग कहते आ रहे थे कि जो कोई उस झोपड़ी के भीतर गया, वो बदला हुआ लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। अर्जुन, 18 साल का एक गरीब लड़का, उसी गांव में अपने बूढ़े नाना के साथ रहता था। उसके माता पिता की मौत एक रहस्यमय दुर्घटना में हुई थी, और वो भी तब जब वे उसी झोपड़ी के पास गए थे। नाना हमेशा उसे झोपड़ी से दूर रहने की हिदायत देते, लेकिन अर्जुन को हमेशा वहां खिंचाव महसूस होता। अर्जुन की जिंदगी तंगी में बीतती थी, पुराने कपड़े, अधपका खाना, टूटी चारपाई। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, कुछ बनना, कुछ पाना। और उसे लगता था कि उसकी किस्मत उस झोपड़ी के अंदर कहीं बंद है। एक दिन बरसात के बाद जब रास्ते धुंधले हो गए थे, अर्जुन अकेला खेतों से लौट रहा था। तभी उसके कदम अपने आप झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। वो खुद को रोक नहीं पाया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया। झोपड़ी का दरवाज़ा बिना छुए ही खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन जब अर्जुन ने एक कदम अंदर रखा, पूरा माहौल बदल गया। दीवारें चांदी सी चमकने लगीं, फर्श संगमरमर का हो गया, और सामने एक विशाल सीढ़ियां उभर आईं, जो ऊपर एक महल तक जाती थीं। झोपड़ी नहीं, ये तो महल है। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। सीढ़ियां चढ़ते ही अर्जुन एक विशाल हॉल में पहुंचा। वहां एक सुंदर, चमकती महिला सिंहासन पर बैठी थी, रानी चित्रलेखा। वो बोली, तुम आए हो अर्जुन। बहुत देर कर दी आने में। आप मुझे जानती हैं, मैं तुम्हें जन्म से जानती हूँ। इस महल का रहस्य तुम्हारे खून में है। ये महल तुम्हारा है, लेकिन पाने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। चित्रलेखा ने कहा, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी। अर्जुन के पास कुछ भी तो नहीं था, लेकिन सोचते सोचते उसकी नज़र अपने नाना की तस्वीर पर गई, जो वो हमेशा अपने पास रखता था। क्या मुझे नाना की याद को भी छोड़ना होगा? उसने कांपते हुए पूछा। हाँ, अर्जुन ने कांपते हाथों से वो तस्वीर वहां छोड़ दी। अगले ही पल दीवार पर लिखा उभरा, त्यागपूर्ण। दूसरी परीक्षा में अर्जुन को एक कमरे में भेजा गया जहां उसके माता पिता की छवियां थीं। वहां एक आवाज आई, तुम्हारे माता पिता का कातिल कौन था? अर्जुन चौंक गया। उसने हमेशा यही माना था कि वो एक दुर्घटना थी, लेकिन अब उसे सच्चाई जाननी थी। मंत्रों के प्रभाव से उसे दिखा कि उसके माता पिता की मौत गांव के ही मुखिया रघुवीर ने की थी, क्योंकि उन्होंने उस झोपड़ी की असलियत जान ली थी। अर्जुन कांपते हुए बोला, रघुवीर। दीवार पर फिर लिखा उभरा, सचपूर्ण। अब अंतिम परीक्षा थी। रघुवीर सामने खड़ा था, गिड़गिड़ाता हुआ। अगर तुम मुझे माफ कर सको तो तुम इस महल के असली उत्तराधिकारी बनोगे, चित्रलेखा की आवाज गूंजी। अर्जुन की आंखों में गुस्सा था, लेकिन साथ ही नमी भी। काफी सोचकर वो बोला, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अब गांव को तुम्हारी जरूरत नहीं। दीवार पर अंतिम शब्द उभरे, माफी पूर्ण। जैसे ही तीनों परीक्षाएं पूरी हुईं, पूरी झोपड़ी हिलने लगी। अचानक वो मिट्टी की झोपड़ी गायब हो गई और उसकी जगह एक भव्य, सुनहरा महल खड़ा हो गया, हवा में तैरता हुआ, पेड़ों से ऊपर। गांव वाले दौड़े दौड़े आए और सब कुछ देखकर दंग रह गए। चित्रलेखा बोली, अब ये महल अर्जुन का है, लेकिन ये महल सिर्फ किसी एक का नहीं, पूरे गांव का होगा। अर्जुन ने महल को गांव के लिए खोल दिया। वहां शिक्षा, भोजन, चिकित्सा, सब कुछ मिलने लगा। गरीब बच्चों के लिए स्कूल, विधवाओं के लिए सहारा, और किसानों के लिए तकनीक। रघुवीर अब सेवा करता था, बर्तन मांजते हुए उसने भी नया जीवन पाया। अर्जुन अब राजा अर्जुन बन चुका था, लेकिन न किसी ताज के साथ, न किसी तलवार के साथ, बल्कि इंसानियत के साथ। कई साल बाद जब अर्जुन वृद्ध हो चला, वो दोबारा उसी जगह पहुंचा जहां वो झोपड़ी थी। अब वहां फिर से मिट्टी की एक झोपड़ी थी। वो मुस्कुराया। हर कोई सोचता है कि ये सिर्फ एक झोपड़ी थी, लेकिन ये तो किस्मत की खिड़की थी। और फिर एक गरीब लड़का, जो अपने परिवार के लिए खाना ढूंढता हुआ उस झोपड़ी के पास आया, अंदर झांका, और फिर वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया।